Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today's lecture is contouring. Contouring, uh, you people have already discussed this topic or studied this topic in detail in geology, and you people have also uh, studied the different aspects and parameters and features of contour. Yes, भाई. ठीक है, तो कंटूरिंग इसलिए आपको हमारे लिए आसान होगा पढ़ना। तो ये छोटा सा टॉपिक है, ये आपके लेवलिंग के साथ का टॉपिक है, लेवलिंग एंड सर्वेइंग एंड लेवलिंग। ठीक है, सर्वेइंग लेवलिंग हमने कर लिया और ये कंटूरिंग उसके साथ का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो कंटूरिंग हमें वैसे भी पहले से आइडिया है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी से इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो व्हाट इज कंटूरिंग? A contour is defined as an imaginary line of constant elevation on the ground surface. It can also be defined as the line of intersection of a level surface with the ground surface। यानी कि वो कहता है कि एक इमेजिनरी लाइन है जो कांस्टेंट एलिवेशन, यानी कि एक जो कंटूर जो क्लोज लूप या सर्कल टाइप बनता है, that is an imaginary line which has a constant elevation on ground surface। ठीक है, for example the line of intersection of water surface of a still lake or pond with the surrounding ground represents a contour line। इसी तरह वो कहता है कि यानी कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाटर सरफेस ऑफ, यानी कि एक लेक का, चूंकि लेक पानी जो है वो हमेशा अपनी सरफेस को स्मूथ या लेवल रखता है। एक ऐसी लेक है जिसका वाटर जो है वो फ्लो नहीं कर रहा, तो वो कहता है कि उसकी जो बाउंड्रीज का आप के लें, जो उसकी बाउंड्रीज हैं, दैट इज अ, आप उसको कह सकते हैं कि दैट इज अ कंटूर लाइन। ठीक है, क्योंकि उसकी हाइट सेम है जमीन के ऊपर। अच्छा, फिर उसके द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग कंटूर लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ट्रेसिंग कंटूर लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कंटूरिंग। ठीक है, अच्छा, कंटूर्स अलग चीज है और उसको ट्रेस करना दैट इज कंटूरिंग। कंटूर है कि वो जो एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, दैट इज कंटूर। ठीक है, और कंटूरिंग के उनको हमने ट्रेस करना है, कि वो ट्रेस कैसे करना है, कि हमने जमीन पे मैनुअली वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी हाइट जो है या एलिवेशन जो है वो सेम है। ठीक है, अब जब वो एलिवेशन की सेम वाले पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, हम उस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, तो वो उस मेथड को हम कहेंगे कंटूरिंग। यानी कि जो प्रैक्टिकल ये क्या कहते हैं आपका, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह, जब यूनिवर्सिटी खुलेगी, तो जब हम ये कंटूरिंग का प्रैक्टिकल करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे वो जो पॉइंट्स ऑफ सेम एलिवेशन, उन पॉइंट्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो वो जो हमारा मेथड होगा या वो प्रैक्टिकल होगा, उसे हम कंटूरिंग कहेंगे। ठीक है, अब ये अगर हम देखें, आपके सामने विजिबल होगा, ये आपका फिगर 9.1 आपके बुक से मैंने ली है, ये जो फिगर है। ठीक है, अब ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास एक्चुअली कंटूरिंग ये है। अब कोई आप में से ये जरा मुझे बता सकते हैं कि ये ऊपर क्या है और नीचे क्या है? एनी वन ऑफ यू? कोई नहीं बता सकता? ये कोई लेक होगी सर जी. यार बड़े शहजादे हो आप। होगी हैं? अच्छा, ये है आपका बेसिकली एक कंटूर है। ठीक है, अब वो क्या करता है कि जमीन के ऊपर नो सर. हम कह रहे हैं कि हमारी एक जो कंटूर है वो जमीन के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स की हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स की हाइट को। ऊपर जी जी, कौन बोल रहा है? जो है सर, ये गुलाम मेहर अली। आपकी आवाज़ जो है ना वो क्लियर नहीं आ रही। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप आराम से पूछें।
होती है वो सेम होती है। तो ये ऊपर वो बता रहा है कि 600 से लेकर 600। अच्छा, मैं जरा इस पे थोड़ा सा और कर दूं। अब देखें हमारा जो जमीन के ऊपर जो ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन जो है, ये हमने वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है। ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन पे जो जो पॉइंट्स होंगे वो होगा हमारा 600 फीट या मीटर जो भी है कह लें, ठीक है, 600 फीट हाइट पे है। इसी तरह ये लेट से 610 है, 620, 630, 640, 650, ठीक है। तो ये डिफरेंस 650 फीट, फिर देन 660, 670। तो ये जमीन के ऊपर ऐसे पॉइंट्स हैं, जगहें हैं जहाँ पे उनकी हाइट्स हैं, ठीक है। हमने इसको कंटूर्स पे रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करना है? वो ऐसे करना है कि अब देखें, ये जो 600 वाली लाइन एक ये है और एक ये है, तो ये इधर आके इसको ज्वाइन कर रही है और ये इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो कंटूर है, ये थ्रू आउट ये वाला कंटूर जमीन के ऊपर कुछ इस तरह से पॉइंट्स हमें हमारे बने हैं। तो ये वाला जो है ना, इन सब की ये वाला जो कंटूर है आउटर साइड वाला, आउटर मोस्ट, तो इसकी जो हाइट है ये 600 फीट है। इसी तरह ये 610, 620, 630, 640 और ये वाला जो आपका है दिस इज 650, ठीक है। और ये वाला क्या है? ये 650 है। 650 कौन सा इधर? ये वाला है। तो ये वाला कौन सा होगा? दिस इज, ये जो अंदर वाला है दिस इज 660, ये 650 है ये वाला भी, ठीक है। तो इस तरह से हम कंटूर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हम ये 650 लिखा है, इट मीन कि ये वाला जो कंटूर है जमीन के ऊपर जो ये पॉइंट्स हैं, इतना एरिया है, उस पे जो लाइन है इन सब की हाइट जो है वो सेम है, ठीक है। 650 है, फिट है या मीटर है, फिट होती है नॉर्मली। अच्छा, अब आते हैं जी यूज्ड इन कंटूर्स। अच्छा, दीज आर द टर्म्स, छोटे, जिस तरह हमने पीछे अपने पिछले लेक्चर्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड, फोर साइड, तो इसी तरह कंटूर्स में, कंटूरिंग में हम डिफरेंट टर्म्स को यूज करते हैं। तो जो हमारी पहली टर्म है दैट इज कंटूर लाइन। कंटूर लाइन इज बेसिकली ये एक जो कंटूर है, ये वाला क्लोज जो लूप बनता है, दिस इज और कंटूर लाइन। कंटूर इंटरवल क्या है? इंटरवल क्या है कि इन दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है या जो हाइट का डिफरेंस है, दैट इज कंटूर इंटरवल, ठीक है। तो इस केस में 10 फीट है, ठीक है। तो दिस इज आवर कंटूर इंटरवल। फिर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट वो हम आगे देख लेंगे क्या है, ग्रेडियंट हम देख लेंगे कि वो क्या है, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस दीज टर्म्स वन बाय वन। तो कंटूर लाइन is an imaginary outline of the terrain obtained by joining its points of equal elevation। यानी कि वो points of equal elevation को जब आप join करेंगे imaginary line को, तो वो आपकी आपकी contour line बन जाएगी, ठीक है। Example of a cone, each circle is a contour line joining the points of same elevation। तो ये देखें कोन पे, वो देखें कि आउटर वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी सेम एलिवेशन है, तो इस तरह से उनका कंटूर बन गया। फिर इसी तरह जो सेंटर वाला है इसकी सेम एलिवेशन है तो इसका कंटूर बन गया। यानी कि इस पॉइंट की जीरो जीरो हाइट थी, तो ये जीरो जीरो वाली लाइन। फिर इसी तरह ये 10 वाली लाइन, ये फिर 20, ये 30, फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग 30 वाली, ये फिर इसी तरह 40 वाली कोरिस्पॉन्डिंग ये वाली लाइन, और 50 वाली कोरिस्पॉन्डिंग जो है उसका ये वाला पॉइंट है जस्ट, ठीक है। तो ये लेट से आप कौन टाइप आपकी कोई पहाड़ी है, चोटी है, जो भी है, तो उसके आपने कंटूर्स बना दिए, ठीक है। आपने उस पहाड़ी पे आइडेंटिफाई कर दिया कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं उनकी हाइट जो है वो सेम है, ये पॉइंट्स इनकी हाइट सेम है, और किस पॉइंट की कितनी हाइट है वो आपने इस तरह से बना दी। इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ कंसेक्टिव कंटूर लाइंस ऑन अ मैप, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान, दैट दो कंसेक्टिव कंटूर्स के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ हाइट है, दैट इज CIR कंटूर इंटरवल, ठीक है। द कंटूर इंटरवल इज अ कांस्टेंट इन अ गिवन मैप। एक मैप के अंदर वो कांस्टेंट होता है, मतलब दो अब ये देखें, ये आपके
कंटूर्स हैं तो इनके दरमियान जो हाइट का जो डिफरेंस ऑफ हाइट इन दोनों के दरमियान होगा वही इन दोनों के दरमियान होगा, वही इन दोनों के, वही इन दोनों के, इसी तरह, ठीक है। सो हम इसी तरह हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या है, is the horizontal distance between the two consecutive contour line measured to the scale of the map। हाँ, यानी कि जब चूंकि जमीन के ऊपर तो एक बड़ी हाइट होती है ना, या बड़ा एरिया होता है, या तो उसको आप चूंकि स्केल के साथ आप कहते हैं जी 100 फीट या 10 फीट ऑन ग्राउंड इज इक्वल टू 1 इंच ऑन पेपर, ठीक है, या मैप जो भी है। तो अब वो जो 1 इंच है बेसिकली 1 इंच, अब उस स्केल के अकॉर्डिंगली जो आपके दो कंटूर्स के दरमियान जो स्पेसिंग होगी दैट विल बी योर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्केल जो जो अकॉर्डिंग टू स्केल जो अब मैप के ऊपर आपके दो कंटूर्स के दरमियान जो स्पेसिंग होगी दैट विल बी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ग्रेडियंट क्या है, represent the ascending or descending slope of the terrain between the two consecutive contour lines। अच्छा, ascending और descending के मतलब के दो जो आपके कंटूर्स हैं, ठीक है, कि वो बताएगा आपको। अच्छा, यहाँ पे तो एक तरह से आप कह लें कि इमेजिनरी या आइडियल टाइप जो कंटूर्स हैं वो बनाए गए हैं, या मतलब इन कंटूर जो इस फिगर में प्रोवाइडेड है इस लेक्चर में, उनमें या तो हाइट कंसेक्टिव बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है। अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे हाइट जो है कंजक्टिव बढ़ रही है, इसी तरह कंजक्टिव कम हो रही है। लेकिन ऑन एक्चुअल ग्राउंड होता क्या है कि आपका जो चूंकि कहीं पे हाइट बढ़ती है कहीं पे कम होती है, तो अब जब आप उन दो तो उस चीज को जब आप जहाँ पे कंजक्टिव बढ़ना और चढ़ना तो उसको टेरेन कहते हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ टेरेन। उस चीज को स्लोप ऑफ टेरेन को आप कहते हैं कि ग्रेडियंट, ठीक है। यानी कि इस केस में भी ग्रेडियंट जो है हमारे पास सिर्फ असेंडिंग है, असेंडिंग ग्रेडियंट है ना, यानी कि उसका जो यानी कि उसमें जो हाइट है वो कंजक्टिव बढ़ती जा रही है तो दैट इज ग्रेडियंट, ठीक है। इसी तरह अगर हाइट कम होती जा रही है अगेन दैट इज ग्रेडियंट। कहीं पे ऐसा होगा कहीं पे बढ़ रही है हाइट फिर कम हुई फिर बढ़ रही है इस तरह, तो अगेन वो भी ग्रेडियंट है, ठीक है। दोनों चीजों को ये असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों को कंट्रोल लाइंस कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। The slope of gradient is usually stated in the format 1 in S। 1 क्या है vertical component of slope, S क्या है horizontal component of measured in the same unit। तो ये जो फिर the gradient between two consecutive contour lines can also be expressed in terms of tan theta। tan theta ci हमारा क्या था, contour interval divided by horizontal equivalent। तो यहाँ से हमें gradient मिल जाएगा, यानी कि एंगल, सिंपल इज दैट। एंगल क्या है, यानी कि जमीन के ऊपर जो अप्स एंड डाउन आ रहे हैं उनके दरमियान एंगल क्या है, वो एंगल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखें कितना इंटरेस्टिंग पैरामीटर है कि जमीन के ऊपर आप जमीन के जो प्रोफाइल है उसका आप एंगल भी निकाल दें कि उसमें कितने एंगल के साथ वो उसमें हाइट जो है चेंज हो रही है। फिर वो कहता है डिफरेंस बिटवीन कंटूर इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। तो उसके दरमियान कंटूर इंटरवल हम और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट दोनों को देख चुके हैं। तो there are three main differences between the contour CI and HE as follows। अच्छा, it is based contour interval क्या कहता है, it based on vertical levels। No measurements or scaling is required since the contour levels are indicated on the contour lines। In a given map the contour interval is a constant। यानी कि contour interval वो कहता है कि उसमें constant होता है और ये vertical lines पे बेस करता है। vertical lines कौन सी, ये वाली, ये वाली, ठीक है। दीज आर द वर्टिकल लाइंस, या सॉरी वर्टिकल लाइंस ये वाली हैं, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये वाली। नो मेजरमेंट या स्केलिंग इसमें नहीं रिक्वायर्ड। इसी तरह ये हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है, रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस मस्ट बी measured on the map and converted to actual distance by multiplying the scale of the map। तो ये जस्ट आप देख रहे हैं, सिंपल सी बातें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर्स ये हमने बड़ा डिटेल में देखा है किसमें, जियोलॉजी में। एक बार वैसे जस्ट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ऑल पॉइंट्स ऑन कंटूर लाइन और ऑफ अ सेम एलिवेशन, सबको पता है। नो टू कंटूर लाइंस कैन मीट और क्रॉस ईच अदर
बिल्कुल सही बात है। वो कहते हैं कि दो दो कंट्रोल लाइन जो है वो मीट या क्रॉस ना करें एक दूसरे को। हमने अभी तक जो भी कंट्रोल देखे कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा, एक्सेप्ट इन द रेयर केस ऑफ एन ओवरहैंगिंग वर्टिकल क्लिफ और वॉल। वॉल या ओवरहैंगिंग क्लिफ है तो उस केस में वो क्रॉस करेगा, ठीक है। क्लोजली स्पेस्ड कंट्रोल लाइन इंडिकेट स्टीप स्लोप। वाइडली स्पेस, ये हमें पता है, हमने जियोलॉजी में भी देखा था। वाइडली स्पेस्ड कंट्रोल लाइन इंडिकेट जेंटल स्लोप, ठीक है। और इक्वली स्पेस्ड कंट्रोल लाइन इंडिकेट यूनिफॉर्म स्लोप, ठीक है। तो ये बड़ी आसान आसान बातें हैं, समझ आने वाली। इसी तरह ये भी आप देख लें। फिर कंटूरिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं? एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? In direct method, the points of equal elevation on the terrain are physically located and then plotted on map. This is a very tedious process and require more time and resources than the indirect method. अच्छा, डायरेक्ट मेथड वाला आप फिजिकली मेजर कर पॉइंट्स को, आप इंस्ट्रूमेंट को एक जगह सेट करते हैं, फिर विद हेल्प ऑफ स्टाफ रॉड आप स्टाफ रॉड को ऊपर नीचे लेके जाते हैं। फिर जहाँ पे आपकी स्टाफ रॉड की रीडिंग सेम आएगी, लेट से एक जगह आपने स्टाफ रॉड पे रीडिंग ली 2.5 फीट, ठीक है। अब फिर आप कहेंगे चलें जी अब दूसरी जगह जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपको वहीं पे है, दूसरी जगह आप ले जाएंगे। जब तक कि आपके स्टाफ रॉड पे आप उसी इंस्ट्रूमेंट से 2.5 फीट रीड ना कर लें, तब तक आप अपने वो जो आपके साथ जो हेल्पर होगा जिसने स्टाफ रॉड पकड़ा होगा, वो उसको आप कहेंगे कि भाई ऊपर नीचे अप एंड डाउन उसको करते रहेंगे। तो वो कहते हैं कि डायरेक्ट मेथड है, वो वाला डायरेक्ट मेथड है। और वो कहते हैं वेरी टेडियस प्रोसेस एंड रिक्वायर मोर टाइम एंड रिसोर्सेज। टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। और नॉर्मली हम जो यूनिवर्सिटी में जो प्रैक्टिकल करते हैं वो यही डायरेक्ट मेथड होता है। वो मुझे भी याद पड़ता है, हम लोगों ने भी यही किया था। इनडायरेक्ट मेथड क्या कहता है? इन द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग ऑन ऑफ दीज थ्री मेथड्स आर अडॉप्टेड। यानी कि अगर आप इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग करेंगे उसमें ये तीन मेथड्स अडॉप्ट होते हैं, या क्रॉस सेक्शन मेथड, स्केयर और ग्रिड मेथड, और टेकोमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन मेथड क्या है? क्रॉस सेक्शन मेथड इज मोस्ट सुइटेबल फॉर प्रिपेयरिंग कंट्रोल मैप्स ऑफ रोड वर्क्स, रेल वर्क्स, canals, etc. Typically, this type of land has a very long strip but narrow width. ठीक है। The steps involved are as follows. The center line of the strip of land is first marked. Center line आप मार्क कर देते हैं। फिर lines perpendicular to the longitudinal strip are marked, dividing the strip into equal sections. फिर इसी तरह ये जस्ट रीड कर लें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर स्केयर और ग्रिड मेथड ऑफ कंटूरिंग is suitable for contouring a plan or the steps. अच्छा, mark scale grids on the land to be surveyed. The grids would be depend on the extent of survey. Generally, a 1 meter by 1 meter grid is selected for small works and the larger works. In larger grid size for larger works, levels are taken at all the corner of square and the intersection of a diagonal. Levels taken. अच्छा, ये just simple read करने वाली बातें हैं, आपको समझ आ जाएगी कि जो पिछला मेथड था क्रॉस सेक्शन मेथड वो क्या है, फिर इसी तरह स्केयर मेथड है वो क्या है, फिर टेकोमेट्रिक मेथड है। ये जस्ट आप रीड कर लें। आई होप इसमें कोई इशू नहीं होगा। इन केस होता है तो यू कैन आस्क नेक्स्ट टाइम और एनी टाइम आफ्टर हैव अ लुक एट दिस लेक्चर। अच्छा, डायरेक्ट मेथड क्या है जी? वो कहते हैं कि अच्छा उसका कंपैरिजन कर रहा है, या डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वेरी टेडियस, टाइम टेकिंग है और मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मतलब आपको तंग थका देता है। एक्यूरेट है, डायरेक्ट मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। हाँ, लेकिन है स्लो। फिर इसी तरह रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, आपको मैन पावर चाहिए। फिर इसी तरह सूटेबल फॉर कंटूरिंग अ स्मॉल एरिया हो तो फिर सूटेबल है, प्रैक्टिकल की हद तक सूटेबल है। पॉइंट्स आर फिजिकली लोकेटेड ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल ऐसा ही है। इनडायरेक्ट में क्या क्या है, वो टेडियस नहीं है, आपको थकाता नहीं है, लेस एक्यूरेट है। हाँ, एक्यूरेसी उसमें कम है, कि हाँ तेज है। ऑब्वियसली जब जो काम आप जल्दी से करेंगे उसमें एक्यूरेसी कम होगी। requires less resources or suitable for large areas. The points are interpolated in the office, ठीक है। मतलब आप इसमें पेपर वर्क है एक तरह का, प्रैक्टिकल टाइप कम है, तो उसमें आप पॉइंट्स को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं, ये करते हैं। फिर हम कंटूर्स क्यों पढ़ते हैं, हमारा इनसे वास्ता क्यों पड़ता है, why they are helpful for civil engineers or in and why they are useful in surveying. So these are the also they are useful in geology as well.
So these are the basically uses of contour maps. Contour maps are very helpful, useful since they provide valuable information about the terrain. Some of the uses are as follows. The nature of ground and its slope can be estimated. अच्छा, कंटूर हमारे पास हो तो हमें ग्राउंड पे विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता चल जाता है कि ग्राउंड का जो प्रोफाइल है वो क्या है, अप्स एंड डाउन और उसका टेरेन और वो सारी चीजें हमें पता चल जाती है। फिर इसी तरह अर्थवर्क कैन बी एस्टिमेटेड। अच्छा, जब हमें पता चल गया कि कितना अप्स हैं, कितने डाउन्स हैं, कितने इसका उसका राइज कितना है, कितना फॉल है, तो वो सारी चीजें करने से हमें उसका अर्थवर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थवर्क मीन्स कि हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी मिट्टी जो है एक जगह से डिग करनी है, कट करनी है, और कितनी मिट्टी दूसरी जगह में फिल करनी है। कट एंड फिल वो सारी चीजें हमारे पास आ जाता है। लाइक जिस तरह अगर हमने रोड बनानी है तो रोड चूंकि नॉर्मली स्मूथ होती है, ठीक है, इसी तरह रेलवे या कैनाल या डैम कुछ भी बनाना है तो उसके लिए हमें कंटूरिंग से पता चल जाता है कि कितना हमारा अर्थवर्क रिक्वायर्ड है। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सुटेबल साइट फॉर एनी प्रोजेक्ट फ्रॉम द कंटूर मैप ऑफ द रीजन। अच्छा, वो कहते हैं कि कंटूर से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, किसी भी साइट का जो है ना प्रोजेक्ट साइट की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमारे पास कंटूर मैप है, अच्छा हम कह सकते हैं अच्छा ये जगह जो है ना इधर हम अपना जो प्रोजेक्ट साइट है वो बना देते हैं, क्योंकि ये फ्लैट है या जो भी है या फिजिबल है हमारे लिए। यानी कि आप कह लें, लेट से आप कहीं पे जा रहे हैं, या लेट से आप कोई रोड बना रहे हैं, ठीक है, अब आपको एक जगह लगाना है, आपने एसफाल्ट प्लांट लगाना है, ठीक है, तो आपने उस जगह को विजिट नहीं किया लेकिन आपके पास कंटूर मैप है उस एरिया का, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अच्छा ठीक है ये जगह फ्लैट सी है, खुली सी है जगह, इधर पानी भी है, इधर बाकी फैसिलिटीज जो हमें चाहिए वो भी हैं, तो आप कहते हैं ठीक है दिस विल बी आवर प्रोजेक्ट साइट, ठीक है, तो उस जगह को आप मैप से ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। Intervisibility of points can be ascertained using contour maps. This is the most useful for locating communication towers. फिर उसके बाद कम्युनिकेशन टावर्स के लिए कह रहे हैं, हाँ, यानी कि आप ऐसे ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहाँ से आपने एक टावर लगाया, लेट से किसी भी ये जो हमारे नेटवर्क्स हैं उसका एक टावर लगाया, दूसरा टावर आप उस जगह पे लगाएंगे कि ये जो दो टावर्स हैं इनके सिग्नल्स या ये एक दूसरे को विजिबल हों, ठीक है, तो ये आप जमीन पे आप मैनुअली जाएं तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल मैप से आप ये काम इजीली विद इन फ्यू मिनट्स आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इसी तरह मिलिट्री यूजेस कंट्रोल मैप्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो मिलिट्री यूजेस भी उसके लिए भी होता है। ये उसके फर्दर उसके एप्लीकेशंस हैं। नेचर ऑफ ग्राउंड हम देख लेते हैं, वही चीज़ें हैं पीछे वाली, उसकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। फिर से लोकेट, रूट को भी हम लोकेट करते हैं जिस तरह हाईवे, कनाल, सिवर लाइन, ठीक है। इंटर विजिबिलिटी बिटवीन स्टेशन, वही टू डिटरमिन द कैचमेंट एरिया और ड्रेनेज एरिया, तो ये एक एडिशनल है। कैचमेंट एरिया लेट से अगर मैं कहता हूँ कि एक कोई ढलवान सी है, ठीक है, और लेट से मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ पे एक आर्टिफिशियल एक पॉन्ड या स्विमिंग पूल या फिर आप कह लें कि एक डैम टाइप बना रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैंने पानी को स्टोर करना है या किसी भी पर्पज़ के लिए, या मैं फिशिंग के लिए बनाना है या कुछ भी, या बोटिंग के लिए बनाना है, तो अब मेरे पास कंटूर्स हैं कैचमेंट एरिया में वहाँ से, तो कंटूर्स की हेल्प से मैं उस एरिया का वो कैचमेंट एरिया में कैलकुलेट कर लूँगा कि कितने एरिया के अंदर मेरा पानी जो है मैं उसको स्टोर कर सकता हूँ, या ड्रेनेज एरिया, तो वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ आसानी से, ठीक है। इसी तरह स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ, तो वही एक में पहले हमने स्टोरेज कैपेसिटी उसका कैचमेंट एरिया निकाल लिया। कैचमेंट एरिया मतलब कि उसका एरिया कितना है, वो जो ढलवान है या जिसके अंदर पानी स्टोर होगा, तो वो जिस भी पर्पज के लिए मैं कर रहा हूँ, तो वो कितना एरिया कितना है, तो फिर आप उसमें देख लेंगे उसका वॉल्यूम निकाल कैलकुलेट करके, तो आप देख लेंगे कि उस रेजरवायर या उस एरिया के अंदर कितना जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बाकी उसकी इंग्लिश आप देख लें। तो अब बताएं जी, दैट्स ऑल फॉर कंटूरिंग। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।